नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही होगी और कोई समस्या अभी तक आपको नहीं आ रही होगी और बेहतरीन तरीके से साथियों आप चीजों को लेके जा रहे होगे। तो मेरी आवाज पहुंच पाई आप सब तक? नमस्कार मेरे हाँ, चलिए। तो साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से मैं चीजों को कवर करूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबका भी सुस्वागतम, वेलकम है। चलिए, तो साथियों आइएगा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हम जो करेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारी क्लास का टाइम टेबल है वो सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, सुबह 10 बजे साथियों साइंस की क्लास होती है। मेरी जो क्लास होती है वो शाम को 9 बजे होती है, यानी कि इसी टाइम पर आप आ चुके हो। चलिए दोस्तों, अभी चीजें जा रही है ना आपके पास सही से? साथियों फिर 10 बजे जो क्लास होती है वो आपकी किसकी होती है? आपकी मैथ की क्लास होती है। एक मिनट रुको। अभी एक बार बताइएगा, अभी ठीक है ना? हाँ दोस्तों एक बार अभी बताइएगा, अभी ठीक है ना? अभी मैं आपके पास तक आया हूँ ना सही तरीके से? हाँ, वो थोड़ा सा इंटरनेट का शायद इशू हो रहा था तो मैंने उसे ठीक किया है। एक बार ओके का कमेंट कर दीजिएगा अगर अभी सब कुछ ठीक हो गया तो। मेरी आवाज वगैरह आप तक पहुंच पा रही है तो ओके का कमेंट कर देंगे सारे बच्चे, जिससे कि मुझे अनुमान हो पाए। ठीक है, चले। ठीक है, तो ये हमारे साथियों क्या है, क्लास का टाइम टेबल है जो विराट बैच के अंतर्गत साथियों आपकी क्लास चल रही है। फ्री यूट्यूब पर जो कोर्स चलता है उसका साथियों क्या है, ये आपका टाइम टेबल है। दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको जो पीडीएफ मिलती है उसका टेलीग्राम आपको पता होना चाहिए। ये साथियों आपका टेलीग्राम है जिस पर आपको पीडीएफ मिलती है, तो इसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? अकबर में आपको पढ़ा रहा था और अकबर में बहुत सारी चीजें हमने साथियों कवर कर ली थी। जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था कि अकबर जो है वो एक युद्ध लड़ा है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है। अकबर का संरक्षक रहा है बैरम खां। बैरम खां ने साथियों इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी है। हेमू उर्फ हेमचंद जो है वो साथियों क्या है, युद्ध को हार जाता है। हालांकि हेमू बहुत पराक्रमी शासक रहा है, पराक्रमी साथियों युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति रहा है, लेकिन फिर भी वो साथियों युद्ध हार जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि दोस्तों सबसे मुख्य बात क्या रही है कि अकबर जो है इस व्यक्ति के समय के 4 प्रकार की मैंने आपको जमीनें बताई होंगी, भूमि बताई होंगी। तो एक बार साथियों मैं आपको फटाफट से आगे लेके चलता हूं। जन्म बता दिया होगा, हेमू के बारे में बता दिया होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध बता दिया होगा। ठीक है, चलो। बैरम खां के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया होगा, पेटीकोट शासन मैंने आपको बता दिया होगा, महामंगा के बारे में बताया होगा। और दोस्तों जो मुबारक खां है इसने जो आपका बैरम खां है उसकी हत्या कर दी है, ये आपको पता चला होगा। इसके अलावा साथियों हम बात करें अकबर के बारे में तो हाँ, यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलो। चलिए, हाँ दूसरा एक जो हमारा क्वेश्चन बचा था तो वो बचा था आपका जोधाबाई वाला। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया होगा कि जो अकबर है इस अकबर की जो पत्नी का नाम मिलता है वो जोधाबाई मिलता है। आपने एक सीरियल भी आते हुए देखा होगा कि जोधाबाई और अकबर के बारे में सत्य कहा जाता है कि ये पति पत्नी हुआ करते थे। दरअसल आपको बताना चाहता हूं कि जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं हुआ करती थी। जो आपकी अकबर की पत्नी है ना उसका नाम है हरखाबाई। क्या नाम है उसका? नाम है हरखाबाई। मरियम उजमानी के नाम से आप उसे जानते हैं, उसका हरखाबाई नाम है। जो जोधाबाई आप अकबर की पत्नी समझते हैं ना वो दरअसल साथियों जहांगीर की पत्नी है। ध्यान से सुनना, इस बात पर साथियों क्या है कि बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने हिसाब से चीजों को लिखते हैं। तो जोधाबाई जो है वो जहांगीर की पत्नी है। जो अकबर की शादी जो हुई है ना उस महिला का नाम हरखाबाई रहने वाला है। ये बात मैंने आपको कल बताने से छोड़ दी थी, मैंने कहा था कल मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनो आगे। अब देखो अकबर के समय में क्या होता है, अकबर के समय में क्या होता है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद अगर आप इस समय को देखोगे 1562 के समय को, तो ये वह समय है जब अकबर साथियों कुशलता से शासन करना चाहता है। जितने उसने साथियों
अपने जीवन के आनंद वाले जीवन जीना था वो उसने जी लिया था 1560 से लेकर साथियों 1562 में। 1562 के बाद क्या करता है अकबर साथियों, थोड़ा सा शासन की तरफ ध्यान देता है और इस व्यक्ति ने 1562 में क्या किया, 1562 में साथियों इसने गुलाम व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसको? जो गुलाम व्यवस्था हुआ करती थी, इस गुलाम व्यवस्था को समाप्त कर देता है। और दोस्तों अगर हम बात करें 1563 में अकबर क्या करता है, 1563 के समय में इस अकबर ने साथियों एक और व्यवस्था करी और वो व्यवस्था क्या हुआ करती थी, 1563 के समय में ये व्यक्ति दोस्तों सती प्रथा को रोकने की कोशिश करता है। सती प्रथा पर साथियों इसने बैन लगवाने का काम किया। ये काम इस व्यक्ति ने कब किया, तो 1563 में अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। सती प्रथा में आपको बता चुका हूं साथियों किस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। दोस्तों अगर हम बात करें, क्षमा चाहता हूं दोस्तों ये शायद पीडीएफ दूसरी लग चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है चीजों के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें जो अकबर हुआ करता था, इस अकबर के समय में क्या हुआ करता था दोस्तों, 1563 में, याद कैसे रखेंगे इसे दोस्तों, याद रखना बहुत आसान है। 1563 में देखो 63 से ही क्या बनेगा, तीर्थ बन जाएगा। तो तैसे 63 बनता है तैसे ही तीर्थ बन जाता है, तो याद रखना बहुत आसान है। 1563 में इस व्यक्ति ने क्या किया था दोस्तों, 1563 में इस व्यक्ति ने तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। सर तीर्थ कर क्या हुआ करता था, तो तीर्थ कर सामान्यतः आप ऐसे समझो कि जब कोई भी हिंदू व्यक्ति सत्यो अपनी धार्मिक यात्रा के लिए जाता था, जब कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक यात्रा के लिए जाता था और वो लौट के जब वापस आता था तो उससे एक कर लिया जाता था। उस कर को ही आप क्या कहते थे, उस कर को ही आप तीर्थ कर के नाम से जानते थे। तो सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताई कि अकबर एक ऐसा राजा है, भाई पीडीएफ की तो लाइन लगा दी इस लड़के ने। चलो हाँ, मैंने क्या कहा कि जब भी कोई हिंदू व्यक्ति अपने धार्मिक स्थलों पर जाता था, जैसे कोई मंदिर हो गया या कहीं पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो जब वो वापस लौट के आता था ना, तो अकबर के समय पर उससे एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था और वो कर क्या हुआ करता था, उस कर को ही तीर्थ कर के नाम से जाना गया है। तो दरअसल साथियों तीर्थ कर अकबर के समय में लिया जाता रहा था, लेकिन 1563 में आते आते अकबर ने क्या किया, अकबर ने साथियों यहां पर तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो इस व्यक्ति ने 1564 में साथियों जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर जो था वो एक ऐसा कर हुआ करता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स हुआ करता था। जो भी सत्यो गैर मुस्लिम होगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और हो सकता है सत्यो आगे भी पूछा जाएगा। देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि जजिया कर किससे लिया जाता था, तो आप क्या कहेंगे, जजिया कर जो था गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। दरअसल ऑप्शन जो आपको मिलेंगे ना वो ऐसे मिलेंगे, हिंदुओं से, मुसलमानों से, तो आप तो हिंदू लगा दोगे तुरंत ही, मुसलमानों से, सिखों से या गैर मुस्लिमों से। तो क्या कहोगे कि जजिया कर जो है इस कर को लेने का काम गैर मुस्लिमों से, जो क्योंकि आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम के समय में। राजेश करा मेरी आवाज नहीं आ रही यार, कैसी बात कर रहे हो तुम। लिया जाता था। तो बेटा मैं तुम्हें ना ब्लॉक करके छोड़ दूंगा और फिर मैं तुम्हें कभी अनब्लॉक भी नहीं होने दूंगा, ठीक है? तुम डिस्टर्ब करते हो ना, आवाज नहीं आ रही राजेश। हाँ इतने सारे बच्चे वैसे ही देख रहे हैं क्या ये? पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो। दो तीन तो हैं जिन्हें पीडीएफ ही चाहिए, एक दो ऐसा है जिसे आवाज नहीं आ रही और एक दो ऐसा है जिसका पढ़ने का ही मूड नहीं है। क्या दिक्कत है भाई, नहीं करनी पढ़ाई? स्लो आवाज आ रही है तो ढक्कन, स्लो आवाज आ रही है तो तेरे फोन में भी वॉल्यूम बढ़ाने का बटन होगा कि नहीं होगा? जब तू लेके चाइना का फोन बैठा है 300 रुपए वाला, तो उसमें कहां से बेटा तेरे को एम्पलीफायर लगा के दे दूं मैं, ये बता। जब आवाज कम आ रही है तो आवाज बढ़ा ले। इसमें 1000 बच्चे देख रहे हैं, जो 1000 के 1000 बच्चे हैं वो बच्चे, उन तक तो आवाज पहुंच रही है ना, तो तू अपनी आवाज बढ़ा ले थोड़ी सी। बकवास करते रहते हो, तुम्हें पढ़ना लिखना है नहीं?
चलो बेटा, यहां से सब चीज प्रॉपर जाती है। अगर कुछ इशू हुआ करे, जैसे आवाज कम आ रही है या फिर आपकी क्वालिटी सही नहीं आ रही, तो वो तुम्हारे हाथ में भी चीजें होती हैं। तुम होनहार नागरिक हो, एक भारत के भविष्य हो, आप उस आवाज को बढ़ा लिया करो फोन में, या क्वालिटी को कम ज्यादा कर लिया करो। जिनको पीडीएफ चाहिए बेटा, पीडीएफ की मैं हर वीडियो में बोल के आता हूं कि भैया हमारी पीडीएफ कहां मिलेगी, इस टेलीग्राम पे मिलेगी। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या चल रही है। प्रॉब्लम ये चल रही है कि तुम में से बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि निरस्तर साइंस वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, और तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है गंदगी कि तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। तुम बहुत सारे बच्चों ने निरस्तर साइंस वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। जो पीडीएफ डाली जा रही है वो साइंस मैग्नेट वाले टेलीग्राम में डाली जा रही है, और हर टीचर हर क्लास में इस बात को बोल के चल रहा है कि पीडीएफ आपकी साइंस मैग्नेट वाले टेलीग्राम में मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ साइंस मैग्नेट वाले में मिलेगी, और तुम्हें डाली भी जा रही है पीडीएफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद देखता हूं। तुम ढूंढते हो निरस्तर साइंस वाले में पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही। अब तुम्हें अगर इतनी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो नौकरी लगने के बाद ध्यान रखना, रोज तीसरे दिन 4 सीट तुम्हें ही मिलेगी। अगर इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही, वहां भी कोई फ्री में तनख्वाह नहीं देता, जब ठीक से काम करोगे तभी तनख्वाह आपको मिलेगी। तो ये जिम्मेदारियां निभाना थोड़ा सीख लो। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, जो आप खुद से स्ट्रगल करके सीखने की कोशिश किया करो। ठीक है, आ जाओ। नहीं, डंडा वंडा नहीं निकालना बेटा, डंडा क्या निकालना है, अपनी तो बच्चे, इनको समझाना भी तो जरूरी होता है। चलो, तो जजिया कर एक ऐसा टैक्स हुआ करता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। इस टैक्स को सबसे पहले जो शुरू किया था भारत के अंदर, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, अगर आपने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो आपसे जजिया कर नहीं लिया जाएगा। अगर आपने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया तो आपको एक विशेष प्रकार का कर देना पड़ेगा, जिसका नाम होगा जजिया कर। मतलब लोग जिससे क्या हो सके, सत्य स्पीड से जल्दी से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले, मुसलमान बन जाएं, ऐसा मोहम्मद बिन कासिम ने इस टैक्स को लगा के किया था। तो सबसे पहले इस टैक्स को किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। अब अगर ये गैर मुस्लिमों पे लग रहा है, तो बाकी के लोग जो होंगे मुसलमानों के अलावा, वो कहीं ना कहीं राजा से परेशान रहेंगे, राजा के विरोध में रहेंगे। तो अकबर ने क्या किया, इस जजिया कर को हटा दिया। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अकबर की रणनीति कुशल नेतृत्वकर्ता अकबर माना जाता है। हालांकि अकबर क्या चाहता था कि मैं हिंदू और मुसलमानों को साथ लेके चलूं। आप इसके काम देखो ना, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तो तीर्थ यात्रा कर किस पे लगता था? हिंदुओं पे लगता था। और जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों पे लगता था। इसका मतलब निश्चित सी बात है कि अकबर हिंदुओं को भी साथ लेके चलना चाहता है और मुसलमानों को भी साथ लेके चलना चाहता है। ठीक है, मुसलमानों को भी साथ लेके चलना चाहता है। तो साथियों, इसके अलावा ये जजिया कर जो है, ये ब्राह्मणों पे किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस जजिया कर को ब्राह्मणों पे लगा दिया था। हालांकि जो जजिया कर है, ये साथियों कई सारे राजा इसके अंदर इंटरफेयर करते हैं, कई सारे राजाओं का नाम साथियों जोड़ा जाता है। लेकिन जो चीज मैं आपको जिस तरह से बता के चल रहा हूं, उतना ध्यान रखना। अकबर ने इसे बंद किया है, मोहम्मद बिन कासिम ने इसे साथियों पहली बार लगाया था, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा साथियों ये ब्राह्मणों पर लगाया गया था। एक गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर साथियों ये हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां गौर फरमाओ, इधर आओ। देखो, अगर हम बात करें अकबर ने क्या क्या किया, 1572 की बात हुआ करती थी जब अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करी। सिर्फ फतेहपुर सीकरी कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा शहर आपने सुना होगा, जहां पर साथियों आपको क्या मिलेगा? ताजमहल मिलेगा। उस आगरा के नजदीकी समीपी एक शहर की स्थापना करी जिसका नाम है साथियों फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया? ये आपका अकबर के ही द्वारा बसाया गया था। 1575 में अकबर ने दोस्तों एक इबादत खाने की क्या करवाई? इबादत खाने की स्थापना करवाई। ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। मतलब मुसलमानों के लिए इबादत करने के लिए, जो मुसलमान होंगे वो जानते होंगे, इबादत मतलब भक्ति टाइप हो गया। इबादत करने के लिए इसने एक इबादत खाना बनवा दिया जिसमें जाके लोग आप क्या कर सकते हो? इबादत कर सकते हो। दोस्तों, जब इसके समय में, अकबर के समय में ऐसा देखा गया कि इसके जो साम्राज्य के मौलवी हुआ करते थे, इसके समय के जो साथियों इसके धर्म गुरु हुआ करते थे, वो हमेशा ये सिखाते थे अकबर को कि इस्लाम धर्म ही सबसे अच्छा है, इस्लाम धर्म के अंदर कोई बुराई नहीं है, इस्लाम धर्म के अंदर सारी अच्छाई है। और अकबर थोड़ी बहुत चीजें साथियों अन्य धर्मों के बारे में भी जान चुका था। तो अकबर ने क्या किया? एक मंच तैयार कर दिया।
बोले ऐसा करते हैं, देख लेते हैं ना किसका धर्म अच्छा है किसका धर्म खराब है। तो इस व्यक्ति ने सत्य 1578 के समय में एक धर्म संसद की स्थापना करवा दी, जहां पर इस्लाम धर्म के मौलवियों को बैठाया, हिंदू धर्म के साधु संतों को बैठाया, पारसी सिख ईसाई सभी धर्मों के सत्य विशेष व्यक्तियों को बैठा के सत्य शुरू करा दी बहस। बोले देखते हैं कि किसमें है कितना दम। तो हर व्यक्ति ने वहां पर अपने अपने धर्म की विशेषता बताई। सत्य बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे, जैसे सत्य फादर्स मोशरात एकोवीरा, ये ईसाई धर्म का समर्थन करने के लिए आए थे। और इन दोनों लोगों ने क्या किया था, जितने भी मौलवी इस्लाम धर्म को सत्य अच्छा बताते थे उन सब का मुंह बंद कर दिया था इन ईसाई, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, सबने अपनी अपनी अच्छाइयां बताई। तो धर्म संसद के अंदर अकबर ऐसा करवाया करता था। सत्य अगर हम बात करें 1579 में इस व्यक्ति ने क्या करा, इस व्यक्ति ने सत्य मजहरनामा की शुरुआत करी। क्या करी, मजहरनामा की शुरुआत करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मजहरनामा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। दोस्तों अकबर ने 1582 के समय में एक नया धर्म चलाया। इस धर्म का नाम ही रखा इसने दीन ए इलाही। क्या रखा, दीन ए इलाही। किसने चलाया नया धर्म, दीन ए इलाही अकबर ने चलाया। और ये बहुत साथियों आपसे पूछा जाता है, ये साथियों बहुत आपसे पूछा जाता है। अगर हम आगे बात करें तो इसी के समय में जब हम नवरत्नों को पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो बीरबल हुआ करता था वो बीरबल साथियों यहां पर इसके नवरत्नों में रहा करता था। क्या रहा करता था, बीरबल इसके नवरत्नों में रहा करता था। मतलब 9 विशेष व्यक्ति जो थे अकबर के दरबार में उनमें से एक साथियों आपका बीरबल हुआ करता था। तो जो दीन ए इलाही अकबर ने चलाया ना, उस दीन ए इलाही को, जो धर्म था दीन ए इलाही, इसको साथियों अपनाने वाला ये पहला हिंदू व्यक्ति माना जाता है बीरबल। और इसका वास्तविक नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसे महेश दास के नाम से जाना जाता था। यानी दीन ए इलाही को अपनाने वाला सबसे पहला हिंदू व्यक्ति कौन था, तो वो बीरबल हुआ। कौन हुआ करता था, सबसे बीरबल हुआ करता था। अब दीन ए इलाही जब धर्म चलाया है तो 1583 में साथियों इसने इलाही संवत की भी शुरुआत कर दी। इलाही संवत, इलाही, दीन ए इलाही धर्म दोनों अकबर के ही द्वारा साथियों चलाए गए हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि अकबर का जो समय है वो साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर का जो समय है, उसका जो कार्यकाल है वो साथियों साहित्य का एक स्वर्णकाल कहा जाता है। और अकबर जो है वो खुद एक निरक्षर शासक है, मतलब अनपढ़ शासक है। और इसके समय को ही क्या कहा जा रहा है, इसके समय को ही साहित्य का स्वर्णकाल कहा जा रहा है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर एक अनपढ़ राजा था। तो अकबर का समय साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों इसने अनुवाद विभाग की स्थापना आगरा के अंदर करी और उसका प्रमुख बनवा दिया साथियों फैजी को। तो इसने बहुत सारी किताबों का क्या करवाया था, बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेशन करवाने का काम किया था, अनुवाद करवाने का काम किया था। जबकि अकबर एक खुद साथियों अनपढ़ शासक हुआ करता था, एक साथियों अनएजुकेटेड पर्सन था, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। और इसके शासन काल को ही क्या कहा जाता है, साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देखो ना, ऐसे भी तो लोग होते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं है लेकिन शासन ऐसे कर दिया जैसे साथियों सबसे ज्यादा बेस्ट व्यक्ति यही रहने वाले हों। ठीक है, चलो बात समझ में आई, बात क्लियर आई हुआ, चलो क्लियर हुआ। दोस्तों अगर हम बात करें आगे तो मैंने आपको क्या बताया कि अकबर ने जैसे बहुत सारी किताबों का क्या करवाया, सब तो ट्रांसलेशन करवाने का काम किया। जैसे एक किताब आपने पंचतंत्र सुनी होगी, पंचतंत्र का जो अनुवाद किया वो अबुल फजल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा साथियों, अबुल फजल के द्वारा ये ट्रांसलेशन किया गया।
और इसे साथियों अनवर ए सुहेली के नाम से फिर बाद में जाना गया। साथियों रामायण और महाभारत जो है, ये रामायण और महाभारत का भी अनुवाद किया गया अकबर के समय में ही। और अकबर के समय में जब रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया तो दो नाम आपको मिलते हैं जिन्होंने साथियों ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करने का काम किया है। साथियों या तो आपको ऑप्शन में अब्दुल कादिर बदायूनी मिलता है, क्या मिलता है, या तो ऑप्शन में आपको अब्दुल कादिर बदायूनी मिलेगा या फिर साथियों आपको नाकिर का मिलेगा। दरअसल इन दोनों ने ही साथियों क्या किया है, इन दोनों के ही द्वारा साथियों यहां पर रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन करने का काम किया है। और महाभारत को साथियों रजनामा के नाम से बाद में जाना जाता था। जो अकबर है इसके द्वारा साथियों क्या क्या बनवाया गया, अकबर के द्वारा क्या क्या बनवाया गया। अकबर ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने साथियों यहां पर जो प्रयागराज हुआ करता था उस प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा था। आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल में ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, जहां पर 3 नदियों का संगम है, अभी कुंभ का आयोजन जहां हुआ था। तो पहले ये प्रयाग के नाम से जाना जाता था। अकबर ने क्या किया, इसका नाम इलाहाबाद रख दिया। इलाहाबाद वो ट्रांसलेट होते होते आया है, नाम क्या था, इलाहाबाद, अल्लाह से संबंधित था। तो प्रयागराज से इलाहाबाद अकबर ने किया था। योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने फिर से इसका नाम साथियों प्रयागराज रख दिया। अब दोस्तों अकबर के द्वारा क्या क्या बनवाया गया, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों देखो आप ध्यान रखना, अगर हम साथियों बात करें आगरा फोर्ट के बारे में, यानी आगरा का लाल किला जो है, दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम फोर्ट की बात करें, संभवतः हम लाल किले की बात करें तो लाल किला 2 जगह पर देखने के लिए मिलता है। एक तो साथियों लाल किला है दिल्ली के अंदर और एक है लाल किला आगरे के अंदर, 2 जगह हैं। तो जो आगरा वाला लाल किला है ना, वो आपका अकबर ने बनवाया है। आगरा का लाल किला जो है ये अकबर ने बनवाया। और याद रखना भी बहुत आसान है, ऐसे आगरा होता है और ऐसे ही अकबर होता है। अभी मैं बताऊंगा साथियों कि दिल्ली वाला किसने बनवाया, लेकिन अभी आप ध्यान रखो कि आगरा का लाल किला जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, साथियों इलाहाबाद मतलब प्रयागराज का किला जो संगम है उसके नजदीक ही आपको दिख जाएगा ये देखने के लिए। तो साथियों इलाहाबाद का या प्रयागराज का किला। तो लाहौर का किला किसने बनवाया, ये भी अकबर ने बनवाया। जो बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा कहां पर है, एक बार फटाफट से कमेंट करो। बुलंद दरवाजा जो है ये साथियों अकबर ने बनवाया। लेकिन जो बुलंद दरवाजा है ये साथियों किसी उपलक्ष्य में बनवाया था। किस उपलक्ष्य में, जब ये व्यक्ति गुजरात विजय करके आया था ना, तो गुजरात विजय करते समय इसने 2 चीजें देखी थी। एक तो अकबर ने पहली बार समंदर देखा है गुजरात विजय के समय पे। अकबर ने पहली बार समंदर कभी नहीं देखा था अकबर ने। और ये क्वेश्चन एक बार एसएससी ने पूछ लिया कि अकबर ने पहली बार किस यात्रा के दौरान समुद्र दर्शन किए थे। तो जब गुजरात की तरफ ये जाता है, जब गुजरात पर अटैक करता है, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक तो इसने बुलंद दरवाजा बनवाया और ये व्यक्ति पहली बार समुद्र दर्शन भी गुजरात अभियान के दौरान ही करता है। इस व्यक्ति के द्वारा सत्य पंचमहल का निर्माण करवाया गया और सलीम चिश्ती मकबरा का भी स्थापना इस व्यक्ति के द्वारा करवाई गई। तो आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला और लाहौर का, 3 तो इसने किले बनवा दिए, तीनों ही बेहतरीन है। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। तो पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा ये अकबर के ही द्वारा साथियों इन स्थापना करवाने का काम किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें तो अकबर के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं शुरू की गई थी। जैसे इसने एक व्यवस्था शुरू करी थी जिसको आप मनसबदारी प्रथा के नाम से जानते हो। किसके नाम से, मनसबदारी प्रथा के नाम से जानते हो। सर मनसबदारी प्रथा हुआ क्या करती थी, हालांकि मनसबदारी प्रथा को चंगेज खान शुरू कर चुका था, लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम बात करें तो भारत में किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी प्रथा शुरू करी। मनसबदारी का मतलब क्या होता है, मनसबदारी का मतलब है दोस्तों ये जात और घुड़सवारों के आधार पर आपकी हैसियत और औकात को सुनिश्चित करती थी। जैसे ऐसे समझो कि आप मेरे यहां पर आए, आपने कहा सर थोड़ा बहुत आप अपने स्टूडियो में मुझे काम वगैरह दे दो, मैं पढ़ाई वढ़ाई भी करता रहूंगा और आपका कुछ काम भी करता रहूंगा, छोटा मोटा वीडियो वगैरह। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा, आपने कहा सर कितने पैसे दोगे, मैंने कहा एक अमाउंट मांग लेते हैं, मान लो मैं आपको 500 रुपए दूंगा, ठीक है, 500 नहीं 5000 रखते हैं, आपकी थोड़ी हैसियत ज्यादा है। तो मैंने कहा कि मैं आपको 5000 रुपए दूंगा। आपने कहा ठीक है सर डन, मैं काम करता हूं। 2 महीने बाद एक और स्टूडेंट आ गया, उसने कहा सर मुझे भी रख लो। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कितने रुपए दोगे, तो मैंने कहा 7000 रुपए दूंगा। तो आपने कहा सर मुझे तो 5 दिए थे, इसे 7 क्यों दे रहे हो। तो मैंने कहा बेटा इसकी हैसियत, इसकी औकात है 7000 लायक,
आपकी हैसियत औकात है 5,000 लाख। दरअसल यही कॉन्सेप्ट हुआ करता था मनसबदारी प्रथा में। मनसबदारी प्रथा का मतलब है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को सत्य 5,000 की मनसबदारी सौंप रखी है, मतलब दरबार में उसकी औकात है 5,000 के आदमी की बराबर। मतलब सैलरी जैसे होती है ना किसी कंपनी में आज के समय पर, भाई किसी की सैलरी है 1,00,000 रुपए और किसी की सैलरी है 50,000 रुपए, तो वही चीज यहां पर मनसब हुआ करता था। तो ये जात और घुड़सवारों की संख्या के आधार पर हुआ करता था। जैसे मानसिंह कोकाजी जो हुआ करते थे, ये सबसे बड़े साथियों क्या हुआ करते थे, सबसे बड़े मनसबदार, 7-7 हजार के ये मनसबदार हुआ करते थे। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा जो है ये शुरू अकबर ने करी थी, लेकिन सबसे ज्यादा मनसबदार किसने रखे थे अपने दरबार में? ये औरंगजेब ने रखे थे। देखो दो प्रश्न है, एक प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी, तो आप क्या कहोगे? मनसबदारी प्रथा साथियों अकबर ने शुरू करी। ठीक है, मैंने क्या कहा, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी? तो अकबर ने शुरू करी। लेकिन जब औरंगजेब आया ना, औरंगजेब वही जो अभी इसकी छावा मूवी आ रखी है ना, तो औरंगजेब ने अपने समय पर सबसे ज्यादा मनसबदार रखे। तो अगर ये कहे कि भाई मनसबदारी प्रथा शुरू किसने करी, तो आप अकबर लगा देना। लेकिन अगर ये कहे कि सबसे ज्यादा मनसबदार किसके समय में हुआ करते थे, तो सबसे ज्यादा मनसबदार दोस्तों औरंगजेब के समय में हुआ करते थे। आईने दहसाला विभाग की स्थापना अकबर ने करी, जो कर संबंधित, टैक्स से संबंधित हुआ करता था, और इसी को टोडरमल प्रणाली के नाम से भी आप जाना करते थे। कोमल कह रही हैं तो आप इस आईडी से मैसेज कर लो, वो आपका इंतजार कर रही है। ठीक है बेटा, करो बात, चलो। हाँ, तो आईने दहसाला और सत्यो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी? ये सत्यो अकबर के ही द्वारा शुरू किया गया था। अकबर क्या करता है, अकबर ने एक व्यवस्था शुरू करी। इस व्यवस्था को आप कहते हैं झरोखा दर्शन। क्या कहते हैं? झरोखा दर्शन। मतलब ऐसे समझ लो, जैसे शाहरुख खान है अपने बर्थडे पार्टी पर, मतलब बर्थडे के दिन सत्यो बालकोनी से आते हैं शाहरुख खान स्टाइल में, सलमान खान शाहरुख खान जो भी हैं, और बालकोनी से सभी का हाय हेलो करते हैं। तो ऐसे ही कुछ झरोखा दर्शन, इसी तरह से लोगों को, प्रजा को दर्शन देने का काम अकबर करते थे। तो झरोखा दर्शन प्रथा शुरू करी थी। अकबर ने तुला दान सत्य शुरू किया था, अपने वजन के बराबर पैसे तुलवा के, धन तुलवा के, मुद्रा तुलवा के लोगों में दान कर देना। तो तुला दान व्यवस्था शुरू करी, और इसी व्यक्ति के द्वारा सुलह कुल की नीति शुरू की गई थी। कौन सी? सुलह कुल की नीति, तुलादान प्रथा और झरोखा दर्शन, तीनों ही व्यवस्था अकबर के द्वारा सत्य शुरू की जाती है। अकबर जो हुआ करता था, अकबर ने सत्यो, अगर हम बात करें, अकबर ने सत्यो इसके अलावा क्या किया था? एक सेकेंड। हाँ, अकबर ने सत्यो क्या किया था? तो अकबर ने सत्यो देखो मालवा पर अटैक किया था 1561 में। 1561 में किस पर? मालवा पर अटैक कर दिया। आमेर पर इसने 1561 के समय पर अटैक किया, और चित्तौड़ पर इसने अटैक किया था तो 1561 में ही। गुजरात पर अटैक किया इसने 1527 में, बंगाल पर 1575 में अटैक किया, और सबसे महत्वपूर्ण और जबरदस्त अटैक इसका माना जाता है जो हल्दी घाटी का अटैक है। और ये कब किया गया था? इसमें ये ध्यान रखना कि अकबर का ये जो साथियों अटैक है, इस अटैक को महाराणा प्रताप के खिलाफ किया गया था। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ किया गया था। दूसरी तरफ से तो इसमें लड़ रहा था अकबर, लेकिन अकबर ने अपना सेनापति भेज रखा था मानसिंह, और महाराणा प्रताप ने अपना सेनापति हकीम खां को भेज रखा था। किसको भेज रखा था? महाराणा प्रताप ने अपने सेनापति हकीम खां को भेज रखा था, और अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह को भेज रखा था। हल्दी घाटी का इसे आप युद्ध कहते हो, जो 1576 के समय में हुआ, और ये एक सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। ये एक सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो इतिहास के पन्ने कुछ लिखते हैं, जैसे जीत किसकी हुई? अकबर की, हार किसकी हुई? महाराणा प्रताप की, ऐसा इतिहास लिखा जाता है। दोस्तों, दरअसल यहां मामला क्या है? यहां मामला यह है कि हार और जीत किस बात की? अकबर क्या चाहता था? अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था और कहना चाहता था कि तुम मेरी स्वाधीनता को स्वीकार कर लो।
अकबर क्या कहना चाहता था, तुम मेरी स्वाधीनता को स्वीकार कर लो, मतलब तुम मेरे अंडर काम करो, तुम मेरे साथियों छत्र के नीचे काम करो, अकबर ऐसा कहना चाहता था। महाराणा प्रताप ने कहा कि देखो हम राजपूत हैं, हम स्वतंत्र साथियों क्या करते हैं, स्वतंत्र राज कर मतलब स्वतंत्र शासन करेंगे, और जितना हमारा साथियों मेवाड़ चित्तौड़ है हम उस पर शासन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे झंडे के नीचे तो हम कभी शासन नहीं करेंगे, क्योंकि राजपूतों का शुरू से ही रहा भाई। अब छोटी सी बात थी अगर मान लो कहें तो किसी और के लिए कि चलो ठीक है हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, महाराणा प्रताप ने कहा गुलामी तो छोड़ो, गुलामी के बारे में सोचना भी मत। ऐसे साथियों यहां पर हुआ करता था, ठीक है। समझ में आया? हाँ, तो मैंने क्या कहा कि महाराणा प्रताप का झुकने का कोई मन नहीं था। और दोस्तों अगर हम बात करें तो अच्छा हाँ ठीक है, मैं इसे भी कर दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि महाराणा प्रताप तो झुकना नहीं चाहते थे और अकबर उन्हें झुकाना चाहता था हर हाल में। तो मैंने क्या कहा कि जब अकबर का सामना, कहने को तो क्या है साथियों कि अकबर जो है यहां युद्ध लड़ने के लिए ही नहीं आया था महाराणा प्रताप के सामने। दूसरी बात, महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा है वो हकीम खां को आगे करके लड़ा है, और इधर से मानसिंह हुआ करता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो महाराणा प्रताप जो है वो राजपूत शासक है, और अकबर ने क्या किया है कि अकबर ने सबसे एक राजपूत शासक को ही यहां पर सामने लड़ाया है। तो मानसिंह भी राजपूत था और महाराणा प्रताप भी राजपूत था, दोनों राजपूतों को बढ़ा दिया। इधर अकबर एक मुसलमान था तो हकीम खां भी एक मुसलमान थे, महाराणा प्रताप ने भी सेम पॉलिसी लगा दी। तो महाराणा प्रताप ने साथ स्वाधीनता इसकी स्वीकार ही नहीं करी, मतलब मैं स्वतंत्र रहूंगा, मैं तेरे अंडर तो काम नहीं करूंगा, मैं तेरी गुलामी को तो नहीं मानूंगा, महाराणा प्रताप ने ऐसा कह दिया। तो हुआ क्या कि महाराणा प्रताप, हाँ, हुआ क्या करता था कि महाराणा प्रताप जो थे ये बहुत वीर योद्धा हुआ करते थे, और वीर योद्धा इतने थे साथियों कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसकी बराबरी भी साथियों ये अकबर नहीं कर सकता था। इनके घोड़े का नाम हुआ करता था चेतक, और हल्दी घाटी की लड़ाई में जो चेतक ने साथियों रण कौशल दिखाया है वो देखने लायक था और जबरदस्त था। क्योंकि तो कहते हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं उससे पहले चेतक मुड़ जाता था, और राणा के घोड़े चेतक से पड़ गया हवा का पाला था। बहुत भयंकर साथियों घोड़ा हुआ करता था, जिसमें राणा प्रताप जब बहुत बुरी तरह से साथियों क्या हो रहे थे, बहुत बुरी तरह से साथियों, अकबर तो दोस्तों अकबर है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि ये जो राजा है संपूर्ण भारत पर शासन कर रहे हैं, और अगर इनके सामने कोई नहीं झुक रहा ना तो ये समझो या तो वो बहुत वीर है या फिर वो मरना चाहता है, दो ही बात हुआ करती थी। क्योंकि अब छावा मूवी भी अगर आप देखोगे तो औरंगजेब के सामने मराठा नहीं झुके, औरंगजेब के सामने संभाजी, यार क्या मूवी बनाई है वो, और उसमें सच में दिखाया गया है ये चीज, सच में मूवी बने तो ऐसी ही बननी चाहिए। मराठा सिर्फ एक ही तो बात थी कि आप हमारे सामने झुक जाओ। हाँ, तो सिर्फ छोटी सी बात क्या थी कि आप सिर्फ हमारे सामने झुक जाओ। साथियों आप अगर मूवी को देखोगे तो मूवी में लास्ट में जो छावा मूवी है उसमें क्या औरंगजेब के द्वारा कहा जाता है कि फायदे में रहोगे, आप हमारे से हाथ मिला लो, बस धर्म परिवर्तन कर लो। तो संभाजी का जवाब क्या होता है, अच्छा होगा औरंगजेब, तू हमसे हाथ मिला ले, फायदे में रहेगा और तुझे धर्म भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ लड़ाई इसी बात की तो थी, ना तो मराठा औरंगजेब के सामने झुक रहे थे, ना ही अकबर के सामने राणा झुक रहे थे। दोस्तों आपको मैं अगर जब कभी महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा तब इस युद्ध का पूरा व्याख्या करूंगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो कि अमेरिका के साथ तो सबसे प्रमुख राष्ट्रपति जब भारत की तरफ आ रहे थे यात्रा पर, तो उन्होंने अपनी मां से यह पूछा कि मां मैं भारत जा रहा हूं,
मैं तेरे लिए क्या लेके आऊं भारत से, मैं तेरे लिए क्या लेके आऊं भारत से। तो मां ने क्या कहा था, मां ने कहा था कि अगर भारत जा रहा है तो भारत से उस हल्दी घाटी की थोड़ी सी मिट्टी उठा के लेके आना, जहां पर महाराणा प्रताप अकबर के सामने झुके नहीं थे। जो मिट्टी इस भूमि की है, जो मिट्टी इस हल्दी घाटी की भूमि की है, मैं इसे माथे से लगाना चाहूंगी और ये देखना चाहूंगी कि स्वाभिमान की मिट्टी कैसी होती है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। इस युद्ध में सच में तो अकबर महाराणा प्रताप को हरा ही नहीं पाया। वजह और रीजन ये था कि महाराणा प्रताप झुके नहीं और अकबर झुकाना चाहता था, उन्हें अपने अधीन करना चाहता था, और महाराणा प्रताप ने साथियों मरते दम तक नहीं किया। दोस्तों मेरा ऐसी पर्सनालिटी को पढ़ाने का बहुत मन होता है, क्योंकि इनके बारे में बड़ा गहनता से आप पढ़ोगे तब जानोगे, है ना, तब जानोगे, क्योंकि ये दरअसल राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह में बहुत आती है। बहरहाल अभी आप इतना ध्यान रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप है और अकबर है, इनका सामना हुआ है। युद्ध जो लड़ा गया है इनके नाम से लड़ा गया, लेकिन नेतृत्व मान सिंह और साथियों हकीम खान ने किया है। और अगर कहेगी कौन जीता कौन हारा, तो दरअसल समस्या यह हुआ करती थी कि जो उस समय राजा हुआ करता था ना, इतिहासकार उसी के समय साथियों लिखने वाले हुआ करते थे। आपने देखा होगा छावा मूवी के अंदर, मतलब जो राजा है इतिहासकार भी उसी के समय के हैं, तो इतिहासकार वो लिखेंगे जो राजा चाहेगा। और राजा क्या चाहेगा, कभी अकबर कहेगा मेरी हार लिख दो, नहीं लिखेगा। तो इसलिए इस युद्ध का निर्णय, हालांकि आप अगर एक जेन्युइन साथियों का रिव्यू जानना चाहो तो इसमें ना तो अकबर हारा ना राणा हारे, कोई नहीं हारा इसमें। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि इतिहास यही कहता है कि महाराणा प्रताप इसके अंदर हार गए और अकबर इसके अंदर जीत गया। क्वेश्चन पूछे तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। बहर दोस्तों अगर आगे चले दोस्तों, इसको ना 1527 की जगह पर 72 कर लीजिएगा, इसको 1527 की जगह पर 72 कर लीजिएगा। अगर हम साथियों आगे बढ़े, आगे जो अकबर है, इस अकबर के द्वारा साथियों और क्या क्या किया गया था। अकबर ने साथियों मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये अकबर जो था, इसका पूरा नाम जो मिलता है, इसका पूरा नाम साथियों, इसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। इसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है। दोस्तों 1605 का समय हुआ करता था जब अकबर की क्या होती है साथियों, अकबर की मृत्यु होती है। अकबर की मृत्यु सर कैसे हुई, अकबर की मृत्यु दरअसल एक रोग इसे लग गया था। अकबर को एक अतिसार नाम का रोग हुआ था। अतिसार होने की वजह से अकबर को साथियों, अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है। अतिसार सिंपल क्या होता है, जैसे अब दस्त लग जाना, पेचिश हो जाना, पेट खराब हो जाना, दरअसल वही हुआ था। इतना बड़ा शासक था ये, और इसे साथियों एक छोटी सी बीमारी की वजह से मर गया था। दोस्तों कहा जाता है कि अकबर का जो मकबरा है वो साथियों सिकंदरा के अंदर है, आगरा में इसका मकबरा है। और ये मकबरा जो है दरअसल बनवाया किसने था, जहांगीर ने साथियों बनवाया था, लेकिन शुरू तो इसे अकबर ही कर चुका था। तो अकबर का मकबरा कहां है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, तो सिकंदरा, ये आगरा के समीप साथियों अकबर का मकबरा रहने वाला है। यहां तक बात समझ में आई। सबके नाम में मोहम्मद ही क्यों है, तो बेटा मोहम्मद दरअसल जैसे तुम्हारे नामों में सब में कुमार लगता है ना, तो प्रचलन होता है इस्लाम धर्म के अंदर। क्लियर है, समझ में आया, चलो ठीक है। तो अकबर के बारे में इतनी बातें साथियों आपको पता होनी चाहिए। अकबर जो है इसके बारे में मैंने आपको कल काफी कुछ समझा दिया था, और फिर आज साथियों बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखाई हैं। कल अकबर के बारे में पूरी बात मैंने आपको समझाने का काम किया था। यहां तक किसी को समझता तो नहीं है, जल्दी से पूछो। फिर क्या हम साथियों जहांगीर को शुरू करें। हाँ 3 मंथ में तो हो जाएगा बेटा। सर किसी क्लास में भारत के राजाओं के बारे में बताओ। बेटा बताता हूं मैं, इतना जरूरी होता है, लेकिन वो फिर राजस्थान की जीके वगैरह में हम ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। चलें आगे। हाँ दोस्तों देखो, इसके आगे अगर हम बात करें तो इससे आगे जो आपको पढ़ना होता है वो एक राजा आपको पढ़ना होता है। क्रम के आधार पर बताओ अगला राजा कौन सा होगा, यानी कि अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा। मैंने आपको भाजी सब्जी से ट्रिक से याद करा रखा था। तो अकबर के बाद सत्यो गद्दी पर कौन बैठेगा। चलो सत्य जहांगीर को पढ़े क्या। देखो
जहांगीर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमारे पास समय है, क्योंकि फिर आपकी क्लास भी बहुत ज्यादा नहीं बची है, ठीक है। जहांगीर, क्या नाम है इसका? जहांगीर। बड़ा विशेष व्यक्ति है साथियों, अपने जीवन जीने के लिए बड़ा मतलब अच्छा खासा इसका टाइम रहा है। जहांगीर, जो जहांगीर है, इस जहांगीर नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या था? भाग्यशाली। और जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? जहांगीर का मतलब क्या है? विश्व विजेता। इसको कहा जाता था, इसके नाम का अर्थ निकलता है दोस्तों विश्व विजेता। तो जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ है सबसे सिंपल सा, विश्व विजेता। जहांगीर के बचपन का नाम मिलता है, इसे साथियों सलीम कहा करते थे। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? इसे साथियों सलीम के नाम से जाना जाता था। जहांगीर को क्या कहते हैं दोस्तों? सलीम के नाम से जानते थे। जो सलीम है, ये जब साथियों छोटा बच्चा हुआ करता था तो बड़ा खतरनाक हुआ करता था, और खतरनाक साथियों इतना हुआ करता था कि इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि जो सलीम था, ये बचपन में कुछ ही समय में ये अपने से दुगनी उम्र की महिला से प्यार कर बैठा, और उस महिला का नाम था अनारकली। ऐसे समझो कि जब साथियों जहांगीर जो है, जो सलीम जो है, ये जब साथियों 8 से 9 साल का हुआ करता था, जब एक 20 से 22 साल की महिला के साथ इसे प्रेम हो गया, इश्क हो गया, आशिकी लगा दी इसने, तो अनारकली से प्यार मोहब्बत कर बैठा। जब ये अनारकली से प्यार कर बैठा, ये बच्चा छोटा सा ही सत्यो अनारकली से जब प्यार कर बैठा, तो कहा जाता है कि ये बात पूरे साम्राज्य में फैल गई कि अनारकली तो भैया एक बच्चे से प्यार करने लगी, या सलीम तो एक बहुत बड़ी सत्यो उम्र की महिला से प्यार कर बैठा। अब इस समस्या किससे होने लगी? अकबर को होने लगी, क्योंकि अकबर को जब भी जरूरत पड़ती थी सलीम की, मतलब जहांगीर का बचपन का नाम है सलीम, तो सलीम की जब भी जरूरत पड़ती थी तो सब लोग कहते थे भैया अनारकली को ढूंढ लो, जहां अनारकली होगी वहीं सलीम होगा। अब अकबर इससे काफी परेशान हो गया, भाई ये तो पूरे दिन 24 घंटे में से 22 घंटे उसी के रूम में गुजार रहा है, अनारकली के ही साथ साथ जो घूमना, पार्क में इधर उधर जाना, एंजॉय, आराम से मजा कर रहा है। तो सलीम की इस हरकतों को देखकर प्रॉब्लम किसे होने लगी? प्रॉब्लम अकबर को होने लगी। और अकबर ने क्या किया, एक दिन इस अनारकली को दरबार में बुलाया, अनारकली को एक दिन दरबार में बुलाया, और दरबार में बुला के इस अनारकली को भयंकर तरीके से सत्यो बेइज्जत कर दिया, इसकी सत्यो बहुत बेहतरीन तरीके से खातिरदारी कर दी सभी के सामने। जब इसकी बेइज्जती हुई तो कहा जाता है कि अनारकली को दो बातें मिलती हैं इतिहास में, कि कुछ लोग कहते हैं कि इस अनारकली को दीवार में चिनवा दिया अकबर ने कि झंझट ही खत्म कर देता हूं, बच्चा सुधर जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि लाहौर के समीप जाके सत्य ये अनारकली क्या करती है, एक कुएं के अंदर कूद के अपनी जान दे देती है। जब जान दे देती है तो सत्य जहांगीर जो मतलब सलीम है, इसकी सत्य बनवाता है, एक मकबरा बनवाता है, और उस पर लिखता है अपने हाथों से कि वाह खुदा, कितना अच्छा होता कि मैं जीवन के अंतिम दिनों को भी काश अनारकली के साथ गुजारता। तो कहने का मतलब यह है कि अनारकली छोड़ छाड़ के सलीम की गली, अनारकली चली रे चली, कहां चली, डिस्को चली। तो अनारकली कुछ इस तरह से जा चुकी थी। अब अनारकली जो है, जब ये जहांगीर के जीवन से कुछ इस तरह से चली गई, तो दोस्तों कहा जाता है कि जहांगीर इस अनारकली की पूर्ति करने के लिए इसका ऑप्शन तलाशना शुरू करता है, और जहांगीर अपने जीवन में 27 शादियां करता है, बैक टू बैक शादी, बैक टू बैक शादी, और कोई भी महिला इस अनारकली के ऑप्शन की पूर्ति नहीं कर पा रही है, अनारकली की पूर्ति नहीं कर पा रही है। इस बात से जहांगीर साथियों बहुत परेशान हुआ, 1 2 3 नहीं साथियों बैक टू बैक शादी कर रहा है, लेकिन कोई भी महिला इस अनारकली की पूर्ति नहीं कर पा रही है। दोस्तों जहांगीर ने मानबाई के साथ शादी करी, जहांगीर ने किसके साथ? मानबाई के साथ शादी करी। इससे पैदा होने वाले बच्चे को आप खुसरो कहते हो, साथ के साथ परफॉर्मेंस भी दे रहा है, देखो लड़का। दोस्तों जहांगीर ने यहां पर साथियों जोधार रे से साथियों शादी करी, और इससे पैदा होने वाला बच्चा, इसको आप खुर्रम के नाम से जानते हो। दोस्तों इसने यहां पर सलमा बेगम को भी नहीं छोड़ा, सलमा बेगम से भी शादी कर ली, और जब सलमा बेगम से भी शादी करी तो सलमा बेगम से पैदा होने वाला जो बच्चा था उसका नाम था साथियों शहरयार। क्या नाम था उसका? नाम था शहरयार।
तो मैंने जो 27 शादियों का उल्लेख आपसे किया है, उन 27 शादियों में से आपको कुछ प्रमुख शादियां याद रखनी पड़ेंगी, और उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का कारण है कि इनसे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो अभी हमारे आगे काम आने वाले हैं। बात समझ में आ गई? बोले सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखो हुआ क्या, इस जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था अली कुली बेग। क्या नाम था? अली कुली बेग। जहांगीर के दरबार में एक अफगान व्यक्ति है अली कुली बेग, और इसकी उपाधि है शेर ए अफगान। क्या कहते हैं इसको? इसे शेर ए अफगान के नाम से जाना जाता है। दरअसल नाम से पता चल रहा होगा शेर ए अफगान। तो जहांगीर को अपना इतिहास पता था। कैसे? कि भाई मेरे जो दादा हुआ करते थे कभी हुमायूं, उनका काम भी तो एक अफगान ने ही सेट किया था, शेरशाह सूरी ने। तो जहांगीर क्या सोचता है कि टाइम से पहले ही इस अली कुली बेग को ठिकाने लगवा देता हूं, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे जीवन में मुझ पर भारी पड़ जाए। तो जब अली कुली बेग को मरवा देता है जहांगीर, मरवाने के बाद साथियों इसकी एक विधवा पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? इसकी एक विधवा पत्नी है मरने के बाद जिसका नाम है मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा और अली कुली बेग से एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी। इस बेटी का नाम हुआ करता था लाडली बानो। क्या नाम था? लाडली बानो। तो जब अली कुली बेग को मरवाया, तो मरवाने के बाद दोनों का साथी कौन होगा? अब कोई नहीं होगा, लाडली बानो का भी कोई नहीं और मेहरुनिसा का भी कोई नहीं, अली कुली बेग मर चुका। तो जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने मेहरुनिसा और लाडली बानो को अपने दरबार में अपनी मां की सेवा के लिए भेज दिया कि तुम मेरी माता की सेवा करते रहना और कोई दिक्कत प्रॉब्लम की बात नहीं है। साथियों क्या हुआ, जब अली कुली बेग मारा जा चुका है और लाडली बानो और मेहरुनिसा जहांगीर की माता की क्या कर रही हैं साथियों? सेवा कर रही हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन 1611 की बात है। 1611 के समय में दोस्तों जहांगीर पहुंच गया घूमते घूमते दरबार में। क्या हो गया? जहांगीर घूमते घूमते दरबार में पहुंच गया, और जैसे ही दरबार में पहुंचा जहांगीर की नजर पड़ी साथियों मेहरुनिसा पे, और मेहरुनिसा को देखते ही जहांगीर बोला, मां ये कौन है? मां ने कहा तूने ही तो भेजा था कभी हमारे दरबार में कि भाई तू माता की सेवा करते रहना। तो जहांगीर ने कहा मां ये तो बाई मिस्टेक हो गई, ये तो गलती हो गई, इसकी जगह यहां थोड़ी है, इसकी जगह तो मेरे महल में है। मां ने कहा अरे विधवा पत्नी है वो किसी की। जहांगीर ने कहा फर्क नहीं पड़ता, 27 के साथ तो हो चुकी है, आगे भी चलने दो मां। तो मेहरुनिसा से जहांगीर क्या करता है दोस्तों? 1611 में शादी कर लेता है। 1611 में शादी कर लेता है, जिसकी एक बेटी भी है लाडली बानो। बोले फर्क नहीं पड़ता, सब तो मेहरुनिसा से शादी 1611 में कौन कर लेता है? जहांगीर कर लेता है। और जैसे ही जहांगीर ने इस मेहरुनिसा के साथ शादी करी, जहांगीर ने पहली ही बार में पूछा व्हाट इज योर नेम? आपकी हॉबीज क्या है? आपका नाम क्या है? आपको क्या पसंद है? आपका कलर कौन सा पसंद है? और अगर बहुत आगे तक बात चली जाए, आपको बाइक कौन सी पसंद है? स्पोर्ट्स बाइक या बुलेट के पसंदीदा दीवाने हो आप? आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? ये सब चीजें चलती हैं, है ना? मेरी हॉबीज क्या है, मेरी पसंद क्या है, आप पिज्जा खाते हो या आप बर्गर खाते हो, आपको कोल्ड ड्रिंक कौन सी पसंद है, यहां से शुरुआत होती है। तो यहां पर जहांगीर ने भी पूछ लिया आपका नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम है मेहरुनिसा। ले हटा, ये क्या रामवती, सोमवती, वीरवती, अमरवती के नाम रख रखा है? आज जैसे नाम रख, एंजल प्रिया, एंजल रोहिणी, एंजल वगैरह वगैरह, ये क्या मेहरुनिसा मेहरुनिसा मरेरू मरेरू लगा रखा है? पसंद नहीं आया। बोले फिर तू रख दे। तो तुम्हें पता है फिर सामने वाला तो बाबू सोना ही रखेगा। तो जहांगीर ने कहा मुझे पसंद नहीं आया नाम मैं रखता हूं अपनी तरफ से। बोले क्या रखेगा? जहांगीर ने कहा मैं तेरा नाम रख देता हूं नूरी। बोले क्या नेवला वेवला की बात कर रहा है क्या? कहां से नूरी वूरी लेके आ गया? क्या है इसमें नाम में? इससे तो मेरा ही मेहरुनिसा अच्छा था। जहांगीर ने कहा मैं तेरा नाम नूरी रख देता हूं। बोले नहीं ये मुझे पसंद नहीं आया। बोले अच्छा मैं तेरा नाम नूर महल रख देता हूं। क्या रख देता हूं? मैं तेरा नाम नूर महल रख देता हूं। मेहरुनिसा बोली हटाना, मेरे को ये भी पसंद नहीं आया, कुछ और हो तो तेरे दिमाग में बता। अब इससे क्या पता आज के जमाने की, आज के जमाने जैसे नाम रख दी होते तब तक खुश नहीं हो जाता। बोले तो नूर ये नूर में है क्या? तो जहांगीर ने समझाया बेटा नूर का मतलब होता है उजाला। तो बोले फिर महल का क्यों रख रहा है? फिर तो जहां का रख दे।
बोले टेंशन क्यों ले रही, ले। तो जहां पर इतनी समझाने की जरूरत होती है बस, बाकी तो फिर जानते ही आप। किसी ने लिख दिया कि 50% लड़कियों में दिमाग होता है। किसी ने क्या लिखा, किसी ने लिखा ऐसे कि 50% लड़कियों में दिमाग नहीं होता। लड़कियां क्रांति पर आ गई, बोले ऐसे कैसे, मार देंगे, काट देंगे। उसने लिखा है भाई सिंपल सी बात थी कि 50% लड़कियों में दिमाग नहीं होता, तो लड़कियां क्रांति पर आ गई। तो बात जब ऊपर तक पहुंची तो बात को एडजस्ट करने की बात की गई, तो फिर बात को काटा गया। जो लिखा हुआ था वहां पर लिखा गया कि 50% लड़कियों में दिमाग होता है। लड़कियां तुरंत खुश हो गई, बोले अब सही लिखा है सर आपने, एकदम जबरदस्त, बात मैनेज हो गई। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो दोस्तों कहा कि नूर महल क्यों रख रहा है, तो मेरा नाम फिर पूरा जहां रख दे, मतलब उजाला है अगर नूर का मतलब, तो जहां का उजाला रख। दोस्तों यही महिला है नूर जहां, जो जहांगीर के साथ शादी कर रही है। इसका पहला नाम मेहरुनिसा हुआ करता था। बहरहाल 1611 में सत्य जहांगीर की शादी जिसके साथ हुई है, उस महिला का नाम पहले मेहरुनिसा था, नूरी, नूर महल, और फिर इसे बाद में नूर जहां के नाम से जाना गया। और ये महिला जहांगीर के साथ शादी करती है, तो ये नूर जहां जो है, ये उस अनारकली के ऑप्शन की पूर्ति लगभग पूरी कर पाती है, और इस व्यक्ति के साथ जीवन जीना आगे शुरू कर देता है। कौन? सत्य जहांगीर। अभी शुरू होगी कहानी। क्यों? क्योंकि जो नूर जहां आ रही है ना दरबार में, उसके पति को अली कुली बेग को किसने मरवाया है? जहांगीर ने। तो अब शुरू होगी सत्य दरबार की कहानी, जो बहुत भयंकर होगी। और उस कहानी को हम पढ़ेंगे आगे कि ये नूरी नूर जहां या नूर महल किस तरह से सत्य इस जहांगीर को ठिकाने लगाने का काम करती है। लेकिन वो जानेंगे साथियों हम अगली क्लास में। दोस्तों प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक कर दिया करो, ठीक है? और क्लास जब खत्म हो जाया करो तो कैसी क्लास लगी ये आप जरूर बताया करो। अगर आपको हमारा साथियों जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स लेना है, जो साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पर चल रहा है 499 रुपए में, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट एग्जामों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए साथियों मैं आपको जीके जीएस से पढ़ाने वाला हूं। इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, तो ये सारी चीजें साथियों उसको आप में फीचर के रूप में मिल जाएंगे। और अगर आप साथियों कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं सभी टीचरों का, जिसमें फाउंडेशन कोर्स मिल जाए, तो फिर आप इस प्राइस पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपको साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पे मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोर्स पर जाएंगे, तो यह निर्माण बैच में साथियों जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, निर्माण बैच के नाम से। आप इसे साथियों क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद ये बैच आपका शुरू हो जाएगा। तो छोटी सी बात थी साथियों जो आप सबको पता होनी चाहिए। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। क्लास का टाइम टेबल साथियों 9 बजे रीजनिंग की क्लास, 10 बजे साइंस की क्लास, फिर 9 बजे मैं आता हूं और 10 बजे साथियों आपकी मैथ की क्लास आती है। क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी? सारे बच्चों ने लाइक किया है कि नहीं किया है, एक बार जल्दी से बता दो, क्योंकि दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इतने सारे बच्चे देखते हो और साथियों उतने लगभग लाइक भी नहीं करते। अगर लाइक का पैसा लगता तो मैं एक बार भी नहीं बोलता। आपको वीडियो लाइक करना होता है, चैनल सब्सक्राइब करना होता है, ये आप सबकी ड्यूटी होती है, ठीक है? उससे आप बखूबी निभाया करो, तभी चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है? तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, आजाद रहना, अच्छे से पढ़ते रहना। और दोस्तों डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, चलो क्लास का टाइम हो गया, तो मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम ना कभी कभी ऐसे कर देते हो ना कि सर मतलब बिना बातें सर आवाज नहीं आ रही है ना? तो पीडीएफ जो मिलती है टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, और ये सब बातें आपको रोज बताई जाती है। फिर भी आप पता नहीं कैसे, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ऑफलाइन तुम होते तो दो दो लगा दिया करता तुम्हारे, है ना? चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, ख्याल रखना।